महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी जैसी बड़ी पार्टियों में टूट हो गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार गिर गई। गोवा में कांग्रेस से कई विधायक चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में शिफ्ट हो गए। अरुणाचल प्रदेश में पूरी कैबिनेट शिफ्ट हो गई। मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड समेत कई राज्य ऐसे थे जहां पर किसी और पार्टी की सरकार थी, लेकिन वहां पर सरकार बदलने की कोशिशें दिखाई पड़ी। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के कई राज्यसभा सांसद, जिसमें राघव चड्ढा, हरभजन थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस, जो अभी हाल फिलहाल में चुनाव हार कर आई है, और उद्धव ठाकरे, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी पहले भी टूट चुकी है, वहां दोबारा टूट की बात आ रही है। टीएमसी के तो 28 में से 20 सांसद और 80 में 60 विधायक बागी बताए जा रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद बागी होने की बात आ रही है। अब अगर इन सारी खबरों को आप समझेंगे और क्रोनोलॉजी को डिकोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये राज्य भले ही अलग अलग है, नेता अलग अलग है, कंडीशंस अलग अलग है, लेकिन हर बार फायदा जो है वो बीजेपी को हो रहा है। और यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये बीजेपी के साथ कोइंसिडेंस है या फिर ये उस ऑपरेशन लोटस का असर है जिसकी शुरुआत बीजेपी ने कर्नाटक से की थी। ऑपरेशन लोटस, यह नाम भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल से लिया गया। जिस कमल पर वोट देकर सरकार बनाई जाती है, अब विपक्षी पार्टियां यह आरोप लगा रही हैं कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके विपक्ष के सांसदों, विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस धीरे धीरे वन नेशन, वन पार्टी, वन इलेक्शन की तरफ ले जा रहा है। हालांकि भाजपा वाले इसे पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। वो कहते हैं कि इसके जरिए बीजेपी वहां पहुंच रही जहां उसका आधार सीमित था। लेकिन विपक्ष कह रहा कि यह जनता के साथ खेल है, यह लोकतंत्र की हत्या है, यह चुनाव में ताकत का गलत इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म करने की साजिश है। लेकिन आम जनता के मन में सवाल है कि आखिर ऑपरेशन लोटस है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है कि विपक्ष की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां धीरे धीरे टूटती जा रही हैं? बीजेपी के तमाम बड़े विरोधी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। क्या यह राजनीति का मास्टर स्ट्रोक है, लोकतंत्र का शॉर्टकट है, या दोनों पक्षों की कमजोरियों की साझी कहानी? क्या वोटों की गिनती खत्म होने के बाद असली सौदेबाजी शुरू होती है? और अगर चुनाव के बाद वोट पलटा जा सकता है तो फिर डेमोक्रेसी और उस डेमोक्रेसी में एक मतदाता के वोट की क्या कीमत रह गई? क्या डेमोक्रेसी खत्म हो रही है? एंड ऑफ डेमोक्रेसी? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। और जब बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक में सियासी उठापटक जारी है, तो हमें लगा कि आज हम चर्चा करते हैं ऑपरेशन लोटस की। कहां से यह नाम आया, कैसे आया, कैसे इसका एक्सपेंशन हो रहा है, क्या इसके लिए सारा दोष बीजेपी पर डालना ठीक है, या फिर कहानी जो है इससे कहीं ज्यादा जटिल है? ऑपरेशन लोटस के बारे में आपको बताएं उससे पहले आपको समझा दें कि ऑपरेशन लोटस का सबसे तीखा वार जो अभी दिख रहा है वो भाजपा के 2 मुखर और विरोधी माने जाने वाले पॉलिटिकल पार्टियों पर है। एक टीएमसी, दूसरी शिवसेना। शिवसेना में तो आलम यह है कि अब गाली गलौज शुरू हो गई है। शिवसेना के संजय राउत ने जिस तरह से आज गरियाया है, हे साले लोक कोण जातायत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। उसने ये बताया कि क्या शिवसेना अंदर से फ्रस्ट्रेट हो गई है? क्या ऑपरेशन लोटस की वजह से वो अपने शब्दों की मर्यादाओं को तोड़ रही है? हालांकि संजय निरुपम जैसे नेता जो पहले शिवसेना में थे, अब दूसरी शिवसेना का हिस्सा हैं, वो इसके लिए संजय राउत को ही जिम्मेदार बताते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे कि संजय राउत मतलब एक बहुत बड़ा आदमी है, ऐसे लोगों की बातों पर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, वो ये कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2022 में वो जो शिवसेना पहली बार टूटी थी, क्या वो इत्तेफाक थी, या 2026 में उसी अध्याय और उस कहानी का यह विस्तार है? क्योंकि पहली बार जब शिवसेना टूटी थी तो एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक और 12 सांसद अलग हुए थे। तब उद्धव ठाकरे काफी भावुक हुए थे। लेकिन 4 साल बाद शिवसेना जो यूबीटी है वो एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है। इस बार 9 लोकसभा सांसदों में से 6 बागी हुए। किसी पार्टी का एक बार टूटना उसकी अंदरूनी कमजोरी माना जा सकता है, लेकिन जब वो पार्टी कुछ ही सालों में बार बार टूटे तो सवाल उसकी कमजोरी पर नहीं, उसके पीछे चल रही राजनीतिक रणनीति पर भी होता है। महाराष्ट्र में 2 पार्टियां टूटी थी, एक शिवसेना, एक एनसीपी। दोनों क्रोनोलॉजी ऐड कीजिए, फायदा जो था वो बीजेपी को गया था। और इसीलिए शायद संजय राउत ने सांसदों पर पैसे के लालच का आरोप लगाया। हालांकि अभी तक यह आरोप कोई प्रमाणित नहीं है। इसमें गलती किसकी है? संजय राउत की पार्टी अपनी, उनकी गलती है, या जो गए हैं वो डर के मारे गए हैं? ये आगे चर्चा का विषय है। लेकिन मसला यह है, ये कहानी केवल महाराष्ट्र तक नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी लगभग वही कहानी है।
पश्चिम बंगाल जो ममता बनर्जी का अभेद किला था, वहां दावा है कि 28 में से 20 सांसद, 80 में से 60 विधायक बगावत कर चुके हैं। मतलब साइनी घोष जैसे नेता जो अम्मा मौका मदीना गा रहे थे, वो भी अब उधर चले गए हैं। वो जो ममता बनर्जी के लिए जान देने को तैयार थे, अब ममता बनर्जी की जान छीन रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी से। और वो दिन दूर नहीं है जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि टीएमसी का लोगो जो है वो भी छीन लिया जाएगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद जो हैं वो शिफ्ट हो गए थे। और ये सब सवाल उठा रहा है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर ये उस ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है जिसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी। क्योंकि ऑपरेशन लोटस की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जाती है कि वो अपने सबसे मजबूत और सबसे पुराने विरोधी दलों के गढ़ में घुसकर उन्हें अंदर से कमजोर करते हैं, जिसे बीजेपी के समर्थक मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। और इसीलिए जब कई राजनीतिक पार्टियां बार बार टूट रही हैं तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऑपरेशन लोटस इज न्यू नॉर्मल? वेल, ऑपरेशन लोटस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ऑपरेशन लोटस पहली बार कब हुआ था। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत यानी ऑपरेशन लोटस की शुरुआत 18 साल पहले कर्नाटक की राजनीति से हुई थी। उस वक्त शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक छोटा सा राजनीतिक प्रयोग आने वाले वर्षों में पूरे देश की पॉलिटिक्स को बदल देगा और ऑपरेशन लोटस जैसे नाम को नेशनल डिबेट का हिस्सा बना देगा। वो साल था 2008। कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए थे। तब भाजपा 110 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन तब बीजेपी को बहुमत के लिए 113 सीटों की जरूरत थी, यानी 3 सीटें बीजेपी दूर थी। अब उस वक्त जो सरकार में मुख्यमंत्री बनने ख्वाब देख रहे थे बीएस येदियुरप्पा साहब, उनके सामने सवाल था कि यह सरकार बनाई कैसी जाए। और यहीं से वो राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हुआ जिसे ऑपरेशन कमल के नाम से जाना गया। ऑपरेशन लोटस कमल, दरअसल कमला उसको कन्नड़ में कहते हैं, जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है। वहां लोग ऑपरेशन कमला कहते हैं, बाद में देश में ऑपरेशन लोटस के नाम से मशहूर हुआ। तो वहां पर कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के कुछ विधायकों ने बाद में इस्तीफा दे दिया। बाद में उपचुनाव में जीतकर वो भाजपा में शामिल हो गए। यानी जो लोग कांग्रेस से चुनकर आए थे या जनता दल सेक्युलर चुन के आए थे, उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और फिर उसी सीट पर जब दोबारा चुनाव हुआ तो वो बीजेपी से जीत कर आ गए। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही हुआ था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो इस पार से इस पार आए थे। अब तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इन विधायकों को पद, सत्ता, पैसा और राजनीतिक फायदों का लालच दिया गया। कई नेताओं को बेंगलुरु के होटल में रखे जाने सौदेबाजी खबरें आई। हालांकि भाजपा इसे सामने से इंकार करती रही। यह कहा कि विधायकों का अपना व्यक्तिगत फैसला था, लोकतंत्र में हर जनप्रतिनिधियों को अपनी राजनीतिक राह चुनने का अधिकार है। लेकिन वो उस दौर की बात थी। आज के दौर में अगर आप देखोगे तो अभी असम चुनाव हुआ था। असम के चुनाव में हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ साफ कहा था कि हाँ, हमने अपने बहुत सारे एसेट जो है वो कांग्रेस में डाल रखे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस चुनकर आएंगे लेकिन वोट हमको देंगे। ये ऑपरेशन लोटस का एक्सपेंशन के तौर पर माना गया। ये अपने आप में बड़ी कहानी है। हालांकि ऑपरेशन लोटस की शुरुआत क्या केवल 2008 से हुई थी, ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि 1967 में भी हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने एक ही दिन में 3 पार्टी बदली थी। इसी घटनाक्रम के बाद आया राम गया राम वाला मुहावरा जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स का हिस्सा बना था। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। 1970-1980 के दशक में कांग्रेस सरकारों पर भी आर्टिकल 356 के दुरुपयोग करके विपक्षी राज्यों की सरकार गिराने के आरोप खूब लगे थे। बाद में 1994 में सुप्रीम कोर्ट के SR मुंबई फैसले ने इस पर लगाम लगाई थी। यानी सत्ता के लिए दल बदल, राजनीतिक तोड़फोड़ की परंपरा जो है वो आज बीजेपी के दौर से नहीं है, काफी पहले से। हाँ, 2008 में कर्नाटक ने इसे और ज्यादा ऑर्गेनाइज बनाकर जो कानून थे उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसका असर बाद में आपको गोवा के 2019 के चुनाव, मध्य प्रदेश के 2020, कर्नाटक का, महाराष्ट्र के 2022, अरुणाचल, मणिपुर और अब 2026 में जो ताजा घटनाक्रम चल रहा है आपका टीएमसी के साथ या फिर शिवसेना उद्धव ग्रुप के साथ, उसमें दिखाई पड़ता है। अब सवाल है कि ऑपरेशन लोटस जो था वो देश भर में फैला कैसे? तो ऑपरेशन लोटस क्या था ये हमने आपको बता दिया। कर्नाटक के 2008 के सफल ऑपरेशन के बाद एक नया फॉर्मूला मिल गया। इसके बाद नतीजा क्या हुआ कि किसी भी राज्य में चुनाव के परिणाम आए और अगर कुछ सीटें कम पड़ी तो फिर ऑपरेशन लोटस की चर्चा शुरू हो जाती थी। धीरे धीरे यह मॉडल पूरे देश से फैलता चला गया। इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो गोवा में दिखाई पड़ा। उदाहरण के तौर पर 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, लेकिन भाजपा ने तब लोकल पार्टीज और निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बना ली। 2019 में फिर कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक ऐसे थे जिनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो बीजेपी में चले गए। यही कहानी अरुणाचल प्रदेश में भी हुई, मणिपुर में हुई।
वहां भी कांग्रेस के बड़े हिस्से ने पहले दूसरी छोटी पार्टियों और फिर भाजपा का रास्ता चुना। लेकिन ऑपरेशन लोटस की जो नेशनल लेवल पर सबसे बड़ी चर्चा हुई वो मध्य प्रदेश में 2020 में हुई थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने एक साथ इस्तीफा दिया और कमलनाथ की सरकार जो थी वो गिर गई। ये घटना एक बड़े उदाहरण के तौर पर याद की जाती है। फिर महाराष्ट्र में 2022 जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 40 विधायकों और बाद में 12 सांसदों ने अलग होकर न सिर्फ सरकार बदली बल्कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह जो है वो भी अपने पास रख लिया। यही कहानी लगभग अजीत पवार ने भी की थी। अजीत पवार भी बीजेपी की ही तरफ थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में जो दो पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगो छीना, सिंबल छीना, वो दोनों बीजेपी के साथ है। क्या ये क्रोनोलॉजी है या ये ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है, जिसमें जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स, सत्ता का लालच, होटल पॉलिटिक्स, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का भी असर है? भाजपा इन आरोपों को खारिज करती है। वो कहती है कि लोकतंत्र में नेता को अपनी राह चुनने का अधिकार है। हालांकि यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इन आरोपों को आप पॉलिटिकल आरोप के तौर पर रख सकते हैं, क्योंकि ये साबित नहीं हो पाते। और इसी वजह से 2025-26 आते आते ऑपरेशन लोटस अब और चर्चा में आ रहा है। जैसे तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, इन तीन को लेकर तो बड़ी चर्चा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हारने के बाद टूटी। शिवसेना के उद्धव गुट का हाल आप देख रहे हैं, और ममता बनर्जी की पार्टी का लोगो अगर कुछ दिन में चला जाए तो आप बहुत ज्यादा हैरान मत होइएगा। ये क्लैरिटी है। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन लोटस जो है वो मास्टर स्ट्रोक है या लोकतंत्र का एक शॉर्टकट है। देखिए, आज ऑपरेशन लोटस को लेकर इंडियन पॉलिटिक्स में दो क्लैरिटी है। बहुत सिंपल कहानी है। जो भाजपा और उसके समर्थक हैं वो इसे लोकतंत्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं कि नॉर्मल है ये, जो ताकत में होता है वो अपनी तरफ लोगों को ले आता है। उनका तर्क है कि लोकतंत्र में कोई भी विधायक या सांसद किसी पॉलिटिकल पार्टी की जागीर नहीं होता। कई बार लोग रहते हैं, जैसे ममता पर वो आरोप लगाते हैं कि ममता ने अपने टाइम में किया था वो भी दबा के रखती थी, अब बीजेपी आई है तो वो भी दबा के परेशान कर रही है, तो उधर वाले जो लोग थे वो उधर चले आ रहे हैं। पहले बीजेपी से लोग उधर जा रहे थे। ये कहानी चलती रहती है। बीजेपी और उसके समर्थक इसे लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं। उनका यह लॉजिक है कि लोकतंत्र में कोई विधायक, सांसद किसी पार्टी की जागीर नहीं है। अगर कोई नेता अपनी पार्टी की विचारधारा, नेतृत्व या भविष्य से असंतोष रखता है तो उसे नया रास्ता चुनने का अधिकार है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अभी तो किसी पार्टी चुनाव लड़के आए, जीत कर आए, तुरंत हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? और हृदय परिवर्तन होने वालों को इतना लाभ क्यों हो जाता है? मतलब ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हालांकि समर्थकों के अनुसार 2008 का कर्नाटक और 2020 का मध्य प्रदेश, 2022 का महाराष्ट्र यही साबित करते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला संख्या बल से होता है। इसे जनादेश के खिलाफ वो नहीं मानते। लेकिन जो विरोध वाले विपक्षी पार्टियां हैं वो ये खुलकर कहती हैं कि इसके जरिए लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। वो कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो धीरे धीरे जनता का डेमोक्रेसी से विश्वास खत्म कर देगा। उनका यह आरोप है कि इसमें समय के साथ होटल पॉलिटिक्स, पद, पैसा, लालच, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल जो भाजपा कर रही है वो भारत की डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहा है। अब ये लड़ाई भाजपा बनाम विपक्ष से आगे निकल गई है। वो कहते हैं कि अब ये संवैधानिक लड़ाई है। इस पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या एक चुना हुआ विधायक या सांसद केवल अंतरात्मा की बात कहकर जिस जनता ने उसे जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट दिया था उससे छिटक कर किसी और पार्टी में जा सकता है? वैसे देश की सुप्रीम कोर्ट भी कई मौकों पर दल बदल और जनादेश की पवित्रता को लेकर चिंता जता चुकी है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या जो आज इंडिया का एंटी डिफेक्शन लॉ है वो इस बदलती पॉलिटिकल सिचुएशन से निपटने के लिए पर्याप्त है? देखिए, इस बहस का कोई आसान जवाब नहीं, और शायद यही वजह है कि अगला सवाल जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सवाल ये है कि ये सच है कि बीते कुछ सालों में जहां जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज टूटी हैं, जिन जिन जगहों पर सरकारें बदली हैं, उनमें से लगभग हर जगह बीजेपी का फायदा हुआ है। ऑपरेशन लोटस बीजेपी की पहचान बन चुका है। लेकिन क्या सारी गलती हर बार भाजपा की होती है या विपक्षी पार्टियों की भी होती है? ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि विपक्षी दल बार बार ये कहते हैं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो भाजपा का एक प्लान, ऑर्गेनाइज सिस्टम बन गया है कि भाजपा जहां नहीं जीती वहां पर सरकार कैसे बनानी है। लेकिन कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जो इस तस्वीर को इतना सीधा नहीं मानते। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जिनका यह कहना है कि कोई भी मजबूत किला बाहर से तब टूटता है जब अंदर की दीवारों में दरारें पहले से हो। क्षेत्रीय दलों को अपनी राजनीतिक कमजोरियों, आंतरिक कमजोरियों को भी समझना पड़ेगा। जैसे शिवसेना का उदाहरण लेते हैं।
शिवसेना जब टूटी थी तो संजय निरुपम जैसे पुराने नेताओं ने कहा था कि संजय राउत जैसे नेताओं ने पार्टी को अंदर से खत्म कर दिया था। कई जगह पर पुराने नेताओं को लेकर नाराजगी रहती है, युवा नेतृत्व को आगे लाने की चुनौती रहती है और ये सारी बातें निकल कर आती हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस का जिक्र होता, तृणमूल कांग्रेस से कई नेता इसलिए निकले कि ममता बनर्जी के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, लेकिन फिर उन्हें लगा कि तृणमूल जो है वो ममता के बाद परिवारवाद वाली कहानी हो गई कि अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ा दिया जाएगा और अभिषेक से आगे कोई निकल नहीं पाएगा। और आज बीजेपी के जो सीएम हैं उनको लेकर भी दावा किया जाता है कि ममता के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन जब लगा कि अभिषेक बनर्जी अब नंबर 2 हो गए और यही नंबर 1 बनेंगे तो उन्होंने बीजेपी की रास्ता देख लिया। ऐसे आरोप कई लोगों को लगते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सामने जब हार हुई तो वहां पर भी उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा, नेतृत्व की दिशा, संगठन की चुनौतियां, इसको लेकर बात आई। अकाली से लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भी कई बड़ी पार्टियां जो हैं उन पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार के पुराने आरोप, और यह लगता है कि वो अपने परिवार के इर्द-गिर्द जो सीमित हुई, इस वजह से उनकी पार्टी कई नेताओं के मन में था कि अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर चांसेस समाइले ज्यादा बढ़ जाता है। क्या यह भी वजह हो सकती है कि जिन दलों को कभी अपने राज्यों का अभेद किला माना जा रहा था, वहां पर आज लगभग हर जगह अपने अस्तित्व और संगठन को बचाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति जो है उस जगह पर जा रही है जहां पर राष्ट्रीय दलों का प्रभाव तो बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रीय दल जो अक्सर राज्यों की भाषा, संस्कृति, स्थानीय पहचान और मुद्दों की आवाज रहे हैं, वो कमजोर होते जाएंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ऑपरेशन लोटस को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान जो है ऑपरेशन लोटस का वो रीजनल पार्टीज को लेकर ही है। ऑपरेशन लोटस की पूरी कहानी को सिर्फ भाजपा की चाल या विपक्ष की कमजोरी के तौर पर मत देखिए, एक साझी कहानी के तौर पर देखिए। लेकिन सवाल फिर वही कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस किसी एक पार्टी, किसी एक चुनाव की नहीं है, तो समाधान भी किसी एक दल को दोष देकर नहीं मिलेगा। इसके लिए व्यवस्था स्तर पर बदलाव करना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो भारत का एंटी डिफेक्शन लॉ है, जिसे कानून बनाया गया था दल बदल रोकने के लिए, क्या समय के साथ जो इसकी नई कमजोरियां सामने आई हैं, इसको नहीं बदलाना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा विवाद जो है वो आज स्पीकर की भूमिका को लेकर है। आरोप लगते हैं कि स्पीकर अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से अयोग्यता के मामलों में फैसला टाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस पर चिंता जता चुका है। कई संवैधानिक विशेषज्ञ ये सुझाव देते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला स्पीकर के बजाय एक स्वतंत्र डिफेक्शन ट्रिब्यूनल को सौंपा जाए, जिसकी अध्यक्षता कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश करें। फैसला तय सीमा में हो, जैसे 3 महीने के अंदर। दूसरा बड़ा मुद्दा 2/3 वाले मर्जर एक्सेप्शन का है। आलोचक जो है उसके कहते हैं कि यह प्रावधान दल बदल रोकने के बजाय बड़े पैमाने पर टूट को आसान बना रहा है, कि आप इतना ले लीजिए और उसके बाद एक साथ निकल जाइए, लोगों लेके निकल जाइए। अब इसलिए इसे या तो खत्म किया जाए या फिर इतना सख्त बनाया जाए कि सिर्फ विधायकों, सांसदों के मर्ज से पूरी पार्टी की पहचान, नाम और चुनाव चिन्ह प्रभावित ना हो। यह भी एक सुझाव निकल रहा है। एक सुझाव है कि व्हिप व्यवस्था को सीमित करने का है, कि व्हिप जो है उसे सिर्फ विश्वास प्रस्ताव, बजट और मनी बिल जैसे अहम मामलों तक रखा जाए, ताकि बाकी मुद्दों पर सांसद, विधायक अपनी अंतरात्मा, क्षेत्र की जरूरत और जनता के हित के आधार पर स्वतंत्र फैसला ले सके। लेकिन सवाल यह भी कि क्या कानून बदलने सिर्फ हो जाएगा? राजनीतिक दलों के भीतर भी लोकतंत्र मजबूत करना पड़ेगा। टिकट बांटने में, पार्टी अध्यक्ष चुनने में, पदाधिकारियों के चुनाव में, ये सब जब तक पारदर्शी नहीं होंगी, जब तक परिवारवाद नहीं रुकेगा, जब तक कुछ नेताओं के हाथ में पूरी पार्टी नहीं होगी, तब तक शायद यह होता रहेगा। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जैसे सुधारों पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। जैसे दुनिया के कई स्थिर लोकतंत्रों में यह होता है, जिनका उद्देश्य होता है कि सरकारों की स्थिरता बनाए रखते हुए जनादेश का सम्मान किया जाए। आखिरकार ऑपरेशन लोटस का असली समाधान जो है वो उसे रोकने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा लोकतंत्र बनाने में है जहां कोई पार्टी कानून की कमियों का फायदा उठाकर सत्ता हासिल ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जब ये ऑपरेशन लोटस हो रहा है और राज्यों में सरकारें बदली जा रही है, तोड़ी जा रही है, बदलाव हो रहा है, तो फिर सवाल ये उठना जरूरी है आखिर में कि भारत के लोकतंत्र को ऑपरेशन लोटस किस तरफ ले जा रहा है। क्योंकि विपक्ष की तमाम राजनीतिक पार्टियां कमजोर हो रही हैं। विपक्ष की सरकारें अगर 60-40 चुनाव में रिजल्ट आता है तो वो कमजोर पड़ाती हैं, सत्ता पक्ष जीत जा रहा है, तो भारत किधर जा रहा है? देखिए, ऑपरेशन लोटस अब सिर्फ सरकार बनाने या गिराने की रणनीति तक नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र के सामने कई गहरे गंभीर सवाल खड़े कर चुका है। सबसे बड़ा सवाल तो जनता के वोट की कीमत को लेकर, कि अगर कोई पार्टी चुनाव हारने के बाद भी सत्ता तक पहुंच सकती है, तो फिर वोटर के तौर पर क्या यह सवाल मन में आना गलत है कि हमारे वोट का असली मतलब क्या?
क्या चुनाव का दिन लोकतंत्र का अंतिम फैसला है या असली लड़ाई इसके बाद शुरू होती है? दूसरा सवाल जो है वो है क्षेत्रीय दलों यानी रीजनल पार्टीज और भारत की राजनीतिक विविधता को लेकर। भारत की पहचान उसकी विविधता में, अलग अलग राज्य, भाषा, संस्कृति, स्थानीय मुद्दे। लंबे समय तक जो लोकल आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इनको रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अगर लोकल पार्टीज को नेशनल पार्टीज यूं ही तोड़ती रही तो क्या देश धीरे धीरे वन नेशन टू पार्टी या वन नेशन वन पार्टी जैसी स्थिति में तो नहीं बढ़ रहा? क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ऐसा हो सकता है। 2008 में कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस का एक छोटा सा प्रयोग हुआ था और आज इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से ये है। ठीक है, सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि यह मास्टर स्ट्रोक है, विरोधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र के सामने चुनौती है, और हमने देखा भी कि इन दोनों के अलावा वे विपक्षी दलों की अपनी कमजोरियां हैं। लेकिन अंतिम फैसला कभी भी किसी नेता, पार्टी, अदालत का नहीं, भारत की जनता का है। हमारी टेंशन इस ऑपरेशन लोटस की पूरी कहानी बताने के बाद भारत की जनता की है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ चुनाव कराने में नहीं है, बल्कि इस विश्वास में है कि जनता का दिया हुआ फैसला पूरे कार्यकाल तक सम्मान के साथ कायम रहेगा। और शायद ऑपरेशन लोटस की पूरी कहानी के बाद सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या आने वाले भारत में चुनाव खत्म होने के बाद राजनीति खत्म होगी, या जैसे अभी असली खेला इसके बाद शुरू होता है वो चलता रहेगा, और ये कब तक चलेगा? क्या ये देश के लोकतांत्रिक ढांचे को अंदर से खोखला नहीं कर रहा? क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल में मजबूत रहेगी वो इसका दुरुपयोग कर सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या जो समाधान हमने दिए उनमें दम है? क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस के जरिए विपक्ष को कमजोर कर रही है? क्या बीजेपी को उसका लाभ हो रहा है, या विपक्ष की अपनी खामियां बीजेपी को अवसर दे रही है? और ये कैसे बंद होगा? क्या वोटर के तौर पर आप विश्वास रखते हैं कि आपने जिसको वोट दिया था उसका सम्मान बरकरार रहेगा? इन सारे विषयों को लेकर आपकी सोच क्या है, राय क्या है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार करें।